हम पढ़ा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम। इसमें पहला नियम, दूसरा नियम हम पढ़ा चुके हैं। पहले नियम में F इक्वल टू जीरो, F इक्वल टू जीरो मैंने किसी वस्तु पर कोई बल अगर नहीं लगा रहे हैं तो उसमें कोई मोशन नहीं होगा। और जब F इक्वल टू जीरो होगा तो A इक्वल टू जीरो होगा, A इक्वल टू जीरो होगा तो V इक्वल टू जीरो होगा। कहने मतलब वस्तु अगर बल नहीं लगाएंगे तो चलती है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। एक प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि अगर हम साइकिल में बैठ के एक बार चला दिए तो साइकिल चल रही है, फिर अगर हम चलाना बंद कर दें साइकिल क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर बल लगता है। कौन बल? टायर और सड़क के बीच घर्षण बल मुझे लगता है, उसके कारण साइकिल रुक जाती है। जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा कोई, तब तक वस्तु चलती है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। तो इस प्रकार से है, जरा ध्यान दीजिए। तो पहले नियम में है कि वस्तु पर अगर कोई बाह्य बल न लगे तो जिस पोजीशन उसी में रहेगी। सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा है कि हमने सेकंड लॉ तीन प्रकार से, F इक्वल टू M इंटू A। दूसरा है कि तुम्हारा जो है आप एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता है, किसी वस्तु पर जो बाह्य बल हम आरोपित करते हैं वो उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये पढ़ाया गया था सेकंड लॉ में, F इक्वल टू डेल्टा P अपन डेल्टा T हमने पढ़ाया है पीछे, कि ये संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। तीसरा भी हमने पढ़ाया एक चीज और कि डेल्टा P इक्वल टू F इंटू डेल्टा T, F इंटू डेल्टा T होता है आवेग, और यह है संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट जो है वो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के हैं। अब तृतीय नियम हम बताने चल रहे हैं, बड़े गौर सुनो। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक्शन टू रिएक्शन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब बड़े गौर सुनो, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब क्या था? कोई क्रिया हो फिर उसके जस्ट प्रतिक्रिया हो, रिएक्शन। एक्शन टू रिएक्शन, जैसे किसी को एक झपड़ मारे दूसरा को एक झपड़ मार दे तो ये रिएक्शन होता है। तो जब एक वस्तु, तो यहां मोशन में क्या होता है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ठीक उतना ही बल पहली के विपरीत दिशा में लगाती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ठीक उतना ही बल पहली के विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को क्रिया के बराबर परंतु ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल सुनो, जैसे F12, जैसे एक वस्तु ये है और ये वस्तु ये है। ये मान लीजिए ये वस्तु इस पर बल लगा रही है, ये हमारा हो जाए 1 और ये है 2। ये वस्तु हमारी 1 है, वस्तु 2 है। ये इस पर बल लगा रही तो F12 होगा, तुरंत ये इस पर भी बल लगाएगी जस्ट इसी के बराबर, तो हो जाएगा -F21। यही है। तो F12 इज इक्वल टू -F21। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ठीक उतना ही बल पहली के, जैसे पहली का डायरेक्शन है तो दूसरे पहली के विपरीत दिशा में लगाती है। इस प्रकार से है क्रिया प्रतिक्रिया का, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसके तमाम एग्जाम्पल हैं। जैसे हम किसी पेड़ की डाल से लटक के और नीचे गिर जाएं तो जिस वेग से हम नीचे आएंगे डाल उसी वेग से किधर जाती है? ऊपर की तरफ। व्यवहारिक जीवन का उपयोग बता रहे हैं। जैसे हम कुएं से, मान लीजिए हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं बाल्टी से, अगर रस्सी टूट गई तो जिस वेग से बाल्टी नीचे जाएगी जिस बल से, वही बल हमारे ऊपर लगेगा, हम तुरंत कहाँ गिर जाएंगे? पीछे की तरफ। यही सिद्धांत रॉकेट का। रॉकेट जो प्रक्षेपण होता है, जो उसमें हमारा वहां जो है बाहर निकलता है, जिस स्पीड से उसकी स्टीम बाहर निकलती है उसी वेग से वो हमारा आगे बढ़ता है। मल्टी स्टेज रॉकेट का प्रक्षेपण सिद्धांत इसी बेस पर आधारित क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर ठीक उतना ही बल पहली के विपरीत दिशा में लगाती है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में दे दें। जैसे मान लीजिए हमारी है स्प्रिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, और यहां से हम किसी पिंड को लटका दिए। अब ये जो इसका जो पिंड का भार होगा ये किधर काम करेगा? नीचे की तरफ, mg। और इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा ये हमारा ऊपर होगा। रिएक्शन फोर्स ये हमारा किधर होगा? ऊपर की तरफ। जितना ये इसको नीचे खींचेगा रिएक्शन फोर्स उतना होगा। और इसमें अगर मान लीजिए ज्यादा हो गया, ये कोई ये फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो ये बैलेंस की अवस्था में रहेगी, स्प्रिंग में बैलेंस की अवस्था में रहेगी। अगर ये फोर्स हमारा ज्यादा होगा तो स्प्रिंग हमारी टूट जाएगी। तो इस प्रकार से यही रिएक्शन फोर्स होता है। और इसमें हम इसी आधार पर कैलकुलेशन करते हैं एक्सीलरेशन का। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो जिस पर जितना भार इसका नीचे की तरफ काम कर रहा है ये बल हमारा भार तो एक प्रकार का बल है, जितना नीचे काम कर रहा है हमारा प्रतिक्रिया बल ठीक उतना ही ऊपर दिशा में काम करेगा। तो यह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
अब हम इसी पर आधारित तुम्हारा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से मिलता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या है जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए कंडीशन है। जैसे न्यूटन का गति विषयक जो द्वितीय नियम हमने पढ़ाया कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये हमने पढ़ाया कि आरोपित बल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। अगर F ये एक्सटर्नल फोर्स है EXT, अगर मान लीजिए हमारा यही यदि बाह्य बल जो हमने बाहर लगाया है, बाह्य बल जो बाहर से आरोपित कर रहे हैं F, इसको EXT कहते हैं। EXT मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर कहने का मतलब अगर पिंड पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें, अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो डेल्टा P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू 0। और डेल्टा P 0, देखो जब ये 0 हो गया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा P भी 0 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, डेल्टा P 0 माने संवेग परिवर्तन 0 हो गया, माने संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब जो P का मान है वो क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा P के वैल्यू में। जरा समझो, ये किसी वस्तु पर न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से जरा ध्यान दो, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसी आधार पर देखो हम फिर बता दें, F बराबर m इंटू ए या F बराबर m, ये का स्थान लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि ए जो है त्वरण है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एक लाइन में m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, और m इंटू डेल्टा V द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन है इसलिए संवेग परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो यही चीज है। तो अगर हम F एक्सटर्नल, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये बाह्य आरोपित बल अगर 0 हो जाए तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा, इसलिए डेल्टा P इक्वल टू 0 आ जाएगा। यदि बाह्य बल F एक्सटर्नल इक्वल टू 0 तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, इसलिए डेल्टा P इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो डेल्टा P इक्वल टू 0। इसका मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो, चूंकि डेल्टा P संवेग परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये परिवर्तन है, इसका मतलब P का मान नियतांक है। ध्यान दीजिए, अब स्टेटमेंट में कैसे कहेंगे, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो पिंड का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब होता है कंजर्व रहता है, उससे संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। फिर से सुन लो, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो पिंड का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं रहता। जो क्रिया की पूर्व का संवेग होगा वो क्रिया के बाद का संवेग होगा। क्रिया की पूर्व का संवेग बराबर क्रिया के बाद का संवेग, यही संवेग संरक्षण का नियम है।